धन्यवाद रुनेश जी। और बेहद खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़ के। धन्यवाद। बिल्कुल। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं, और आपको हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहचानते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं वो आज के बाद पहचान जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ मैं बताऊं, खास तौर पर बीजीएमसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके साथ आपका ये पहला इंटरेक्शन है। तो इसमें ओम प्रकाश दास जी दरअसल बहुत ही जमीन से जुड़े अच्छे और सच्चे जर्नलिस्ट हैं, और ये वो हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईटीवी न्यूज से की थी और डेस्क में काम किया पहले। इसके बाद वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा करते रहे और फिर एंकर भी बने। वर्तमान में ये दूरदर्शन समाचार यानी डीडी न्यूज में सीनियर एंकर हैं, और इनको पढ़ने पढ़ाने में विशेष दिलचस्पी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ पीएचडी जेएनयू से कर रहे हैं, और जेएनयू इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यू नो। तो पढ़ाई में भी पूरा ध्यान है, मीडिया रिसर्च में भी पूरा ध्यान है, और इंडस्ट्री में तो एंकर बन के छाए हुए हैं, क्योंकि जो रीच और एक्सेस डीडी न्यूज की है ऑल ओवर इंडिया में, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, तो वहां पर सबसे ज्यादा डीडी न्यूज ही देखा जाता है। और बहुत ही संयमित हैं, बहुत ही सभ्य हैं, सुशील हैं, और मतलब आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसके अलावा इनके व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाई हैं, और बहुत ही सीनियर लेवल पर ये विदेश यात्राएं भी इन्होंने की हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ उनकी कवरेज के लिए। तो फील्ड रिपोर्टर का भी एक बहुत अच्छा अनुभव ओम प्रकाश जी रखते हैं, और एंकरिंग वो करते ही हैं। तो आप देख रहे हैं मल्टी जो टास्कर है, मल्टी जो टैलेंटेड है ना, तो चेहरा एक रूप एक रंग अनेक, यानी एंकर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी है, रिपोर्टर भी है, और साथ ही रिसर्चर भी हैं। जी हाँ, पीएचडी भी कर रहे हैं और आप लोगों को पढ़ाते भी हैं। तो इतना मल्टी टैलेंटेड जब कोई व्यक्ति आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे बात करता है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो मैं संक्षेप में थोड़ा सा परिचय ओम प्रकाश जी आपको दिया। तो ओम प्रकाश जी आपसे जो बात करने जा रहे हैं, जो उनका मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि स्पीकिंग स्टाइल ऑफ अ गुड एंकर एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशंस एंड डिक्शंस एंड ऑल। और ये तो बेसिक टॉपिक है, इसके अलावा वो आपको और भी बहुत सारे टिप्स देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी हमारे इस गणेश शंकर विद्यार्थी स्पेशल लेक्चर सीरीज में। आईजोन्स की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला, और आप पहले हम आपका पूरा लेक्चर सुनेंगे, इसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम लेंगे। ओम प्रकाश जी, स्टेज इज योर्स। शुरू करते हैं। और जैसा कि अनुज जी ने बताया, अलग अलग क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की मैंने कोशिश की है, ये सच है। और चाहे एंकरिंग हो, रिपोर्टिंग हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग हो, और एक छोटा सा उसमें हिस्सा जरूर मुझे लगता है कि जब आज हम प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो अनुज जी ने बहुत ही उदार होके मेरा परिचय दिया है निश्चित तौर पर। तो एक छोटा सा उसमें, चूंकि आज प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने जो है पटना में, मैं पटना से हूँ, थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, जो रंगमंच, जो नाटक करते हैं, बैले करते हैं, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। वो एक ऐसा लर्निंग कर्व था as far as the pronunciation, diction is concerned, presentation and communication through language is concerned. तो उससे हुआ ये कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते हैं, और अपनी ऑब्वियसली हम लोग सब लोग अपनी लैंग्वेज के जरिए ही कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात करते हैं। और जैसा कि मास कम्युनिकेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ लोगों के साथ जो जिनका इंटरेक्शन हुआ और जो आए हैं नए, वो जानेंगे कि कैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक है, हम कैसे भी कर लें, अपने चेहरे से कर लें, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से कर लें, लेकिन वर्बल लैंग्वेज, अगर हम मास कम्युनिकेशन के इस फील्ड में हैं और अलग अलग मास मीडिया के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं,
तो फर्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज। सो हम उसी की बात कर रहे हैं। या नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। यस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? जी जी जी, थैंक यू। सो मैं कह रहा ये चाह रहा हूं कि एक एक प्रोसेस होता है, एक लैंग्वेज, जो ऐसा लैंग्वेज जो ब्रॉडकास्ट हो सके, ऐसा लैंग्वेज जिससे आप, जिसमें जिसमें आप वन टू वन या ग्रुप कम्युनिकेशन से आगे बढ़ के एक मैस के साथ, एक पूरा एक जन समुदाय या कहें पूरी दुनिया के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, जब आप एक मास मीडिया पे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो गलती की या कहें उच्चारण में गलती की, अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें, डिक्शन में, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। दूरदर्शन की एक परंपरा रही है, जहां तक समाचारों की बात है, वहां पे शुरुआती दौर पे हम जानते हैं कि न्यूज रीडर्स होते थे, और न्यूज रीडर्स से आज हम पहुंचे हैं न्यूज एंकर तक। और इसके सिर्फ न्यूज एंकर तक हम नहीं पहुंचे, हम उसके आगे अब एक्सपर्ट एंकर्स को भी देख रहे हैं। अब इसको कैसे समझे? आपको या पुराने जमाने में जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे, कुछ लोग तो उस दौर के बाद पैदा हुए होंगे, लेकिन यूट्यूब पे सब चीजें अवेलेबल हैं। तो उस दौर में डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन के जरिए कम्युनिकेशन और न्यूज रीडिंग जो है स्पेसिफिकली इसके आसपास ही रहता है। लेकिन जब न्यूज एंकरिंग आ गई, तो आप ये समझिए कि न्यूज एंकरिंग में, और न्यूज एंकरिंग से और फील्ड रिपोर्टिंग या फील्ड से आप रिपोर्ट करते हैं, तो वहां भी जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, उसके उसकी जो इंपॉर्टेंस है या उसकी महत्ता है वो कम नहीं होती। तो मैं ये बहुत जोर देके कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एंकर जो बनना चाहता है, ये जो सिर्फ एंकरिंग करना चाहता है, लैंग्वेज सिर्फ उसके लिए नहीं है। जो भी आप मास को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां भी आप लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां भी डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन की अपनी एक भूमिका है, अपना एक उसका रोल है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 वर्ड हैं, और जिसमें 2 वर्ड का तो एक ही मतलब है, उच्चारण या तलफ्फुज। लेकिन जो डिक्शन है, डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन के बीच एक फर्क है। और बहुत आप जब देखेंगे, मैं भी कल से बहुत सारी चीजें मैंने सोचा को क्या नई चीज सामने रखी जा सकती है आज के लेक्चर में, तो आपको बहुत कम जगह ऐसी प्रेजेंटेशन या वीडियोस या टेक्स्ट मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन के बीच में फर्क है। और फर्क ये है कि डिक्शन इज अ लार्जर अम्ब्रेला एंड प्रोनाउंसिएशन इज अ पार्ट ऑफ दैट अम्ब्रेला। तलफ़ुज़ ऑब्वियसली ये उर्दू का शब्द है, जो उच्चारण के लिए हम उसको एक पर्यायवाची या सिनोनिम कह सकते हैं। चूंकि हमारा लेक्चर गणेश शंकर विद्यार्थी जी के उसको समर्पित है, तो निश्चित तौर पर उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कि हम जानते हैं कि जो एक परंपरा की हम बात करते हैं, कि जो हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई रही, उसमें जिस तरह से मीडिया, प्रेस की भूमिका रही, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी का एक बड़ा नाम है। और मैं इसलिए भी इनको बड़े समय से इनको पढ़ता रहा हूँ। भगत सिंह पे कई डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई हैं, और भगत सिंह के साथ इनका बड़ा संबंध रहा, और भगत सिंह ने कई लेख भी लिखे प्रताप अखबार में, तो इसलिए ये चर्चा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, हम अपने मूल सब्जेक्ट विषय की ओर आते हैं। ये आज तक का बहुत पुराना लोगो है। अब आप देखिए कि डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन या भाषा की जो पूरी समझ है, वो किस स्तर पे जाके, किस लेवल पे जाके चीजें बदल सकती हैं, और कहाँ गलतियां हो सकती हैं बड़े बड़े संस्थानों में। ये एग्जाम्पल कुछ लोग जानते होंगे। ये आज तक का पुराना लोगो है, और इसमें एक बड़ी गलती रही, और सालों तक गलती रही। ठीक है, तो इसको आप भाषा की समझ कहें या डिक्शन की समझ या जो भी आप कह लें, लेकिन इतनी बड़ी गलती रही, और ये गलती ये थी कि बाद में उसे जाकर सुधारा गया, और जो सबसे तेज था वो बाद में जाके सबसे तेज हुआ। तो ज के नीचे जो एक बिंदी लगी, उसको लगने में सालों लग गए। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अब तेज और तेज
के बीच का जो फर्क है, वो हिंदी जो भी थोड़ा सा समझता है वो इसको जानता है, ठीक है। तो ये गलती इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे तेज है उसको तेज बनने में थोड़ा सा वक्त लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ चीजें मिस हो सकती हैं, छूट सकती हैं। न्यूज एंकर के कॉन्टेक्स्ट में जैसा अरुणेश जी ने बताया, तो अब आप देखें कि न्यूज एंकर का एक पूरी जर्नी है। जैसे मैंने कहा कि न्यूज रीडर से हम आज न्यूज एंकर और न्यूज एक्सपर्ट न्यूज एंकर की ओर बढ़ चुके हैं। तो इस जर्नी में लैंग्वेज या कहें प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन के साथ कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। आज एक्सपर्ट एंकर जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कि एक कोई ऐसा एंकर या कोई ऐसा एक्सपर्ट जैसे बिजनेस का, इकोनॉमी का, या फिर कोई ऐसा रिपोर्टर जो पॉलिटिकल रिपोर्टर है, वो कोई पॉलिटिकल शो एंकर कर रहा है, तो हम उसको आमतौर पे एक्सपर्ट एंकर कहते हैं। तो ऐसी जगह पे वो एंकर या प्रेजेंटर या वो एक्सपर्ट एंकर वो लैंग्वेज से थोड़ी सी छूट ले लेता है, और हम दे भी देते हैं। एक आइडियल कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम मास कम्युनिकेशन और जब मास मीडिया की बात करते हैं तो ये 3C फॉर्मूला है जो आपको धीरे धीरे एक क्रेडिबल प्रोफेशनल बनाता है, जो कनेक्शन, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी है, और जो हम कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, उसमें कई उसके एलिमेंट्स हैं, जिसमें स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका उसकी एक भूमिका है। और जब एक बार बन जाता है हमारे ऑडियंस के साथ, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे हम कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। हमने कनेक्ट किया, अलग अलग उसके एलिमेंट्स हैं, अपनी स्पीच से अच्छा, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, फिर वो अच्छा दिख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, और अलग अलग एलिमेंट। एक बार जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर हम आते हैं अगले लेवल पे, विच इज कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उस समय फैक्ट और इन्वॉल्वमेंट, बाकी चीजें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है डिक्शन। इसीलिए मैं डिक्शन को, स्पीच, डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन, एक ये पूरी जर्नी है, और डिक्शन आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी, हम यही समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है एक स्पीच का, और इससे इससे अगर हम शुरू करें तो एक बहुत सिंपल सी हिंदी है, और ये क्लास सेकंड की है, वहां से एक लिया गया, क्लास सेकंड की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और मैं इसको पढ़ूंगा, और बस इसको आपको ध्यान, मैं 2 बार पढ़ूंगा। एक बार मैं पढ़ूंगा डिक्शन के नजरिए से, कि जिसमें डिक्शन की प्रॉब्लम होगी, और एक पढ़ूंगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान से सुने, ठीक है, और कोशिश ये करें कि आप ये देखें कि मैंने गलती कहाँ की। तो सबसे पहले मैं डिक्शन के नजरिए से इसको पढ़ रहा हूं। सावन का महीना था, आसमान में बहुत काले काले बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे झूला झूलने का मन किया। बड़े भैया एक मोटी सी रस्सी लेकर बाहर आए। भैया ने रस्सी को पेड़ से लटकाकर झूला बनाया। सबने मिलकर खूब झूला झूला। बाकी बच्चे भी आकर मजे से झूलने लगे। झूलते झूलते रात हो गई। इसमें मैंने जब इसको पढ़ा तो इसमें मैंने बहुत जानबूझकर डिक्शन की गलतियां की। अब एक बार फिर से पढ़ता हूं, जिसमें मैं जानबूझकर प्रोनाउंसिएशन की गलतियां करूंगा। सावन का महीना था, आसमान में बहुत काले काले बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे झूला झूलने का मन किया। बड़े भैया एक मोटी सी रस्सी लेकर बाहर आए। भैया ने रस्सी को पेड़ से लटकाकर झूला बनाया। सबने मिल कर खूब
झूला झूला, बाकी बच्चे भी आकर मजे से झूलने लगे, झूलते झूलते रात हो गई। तो अगर कोई मुझे बताना चाहे कि प्रोनाउंसिएशन की के अगर हिसाब से मैंने क्या गलतियां की, एक दो गलतियां अगर कोई बता सके मुझे। ऋतिक पटेल ने ये लिखा है कि झूलना, झूलना और झूला, ये एक गलती थी। और दीक्षा कुमारी ने सवाल नहीं लिखा है। यस दीक्षा, यू कैन स्पीक। सर गुड मॉर्निंग सर। सर ने कहा कि मिलकर नहीं मिलकर, तो सर उसमें जो दीर्घई की मात्रा है वो लग गया सर, तो मिलकर होगा सर, मिलकर नहीं। गुड गुड गुड। ओके, चारवी मलिक ने जो सर ने मिलकर बोला था उसके अंदर सर ने जो प्रोनाउंस किया था वो गलत किया था। और सेकेंडली जब वो झूला वाला वर्ड आया था वहां पर भी प्रोनाउंसिएशन फॉल्ट आया था। ओके, मीनल वन मीनल लास्ट। सर यही था कि मिलकर में एक फॉल्ट था और एक झूला झूलने में फॉल्ट था। ठीक है, गुड, दिस इज वेरी गुड। अब ये प्रोनाउंसिएशन की गलतियां बड़ी आसानी से और ये पता चल गया, लेकिन डिक्शन की गलतियां की थी। मैं सिर्फ 2 सेंटेंस पढ़ूंगा और डिक्शन की गलतियां आप मुझे बताएंगे। आसमान में बहुत काले काले बादल छाए थे। एक लाइन और, बड़े भैया एक मोटी सी रस्सी लेकर बाहर आए। क्या इस पे कुछ पता चल रहा है मैं क्या गलती कर रहा हूं? ये चैट बॉक्स में लिखिए, आप लोग बताइए कौन बोलना चाहता है। ये 2 सेंटेंसेस अभी उन्होंने पढ़ा जी। ऋतिक पटेल, बहुत, आप बस इतना बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं आपका नाम लूंगा तो आप डायरेक्ट अपनी बात रख सकते हैं। तो जिस तरह से अब इसमें डिक्शन की का मतलब ये होता है कि एक शब्द है, शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण, उसका तलफ्फुज हमने कर लिया, लेकिन जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में हम जानते हैं जिस तरह से सब्जेक्ट, जिस तरह से वर्ब, जिस तरह से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव होता है, या हिंदी में उसको कहें कर्ता, कर्म और करण और बाकी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में। तो हर वर्ड की अपनी एक जगह है और हर वर्ड का अपना एक एम्फेसिस पॉइंट होता है, यानी किस पे हमको जोर देना है, किस पे नहीं जोर देना है। जैसे हमने ये तो देख लिया कि झूला होता है, झूला नहीं होता है, लेकिन हमने क्या ये देखा कि काले काले बादल होते हैं, काले काले बादल होते हैं या काले काले बादल होते हैं? क्या काला पे ज्यादा जोर है या बादल पे ज्यादा जोर देना है? हम यही समझेंगे। तो डिक्शन इसीलिए है क्योंकि डिक्शन आपको ये बताता है कि लैंग्वेज बोलने का तरीका क्या है, किस चीज पे आपको ज्यादा जोर देना है और किस पे नहीं देना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है। तो एक भाषा की जो पूरा जो ग्रामर है या और जो उसके जो सारे एलिमेंट है उसको समझते हुए, चाहे वो उसका विशेषण है, चाहे उसकी क्रिया है, चाहे उसका सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डिक्शन एक लार्जर एम्ब्रेला है जहां प्रोनाउंसिएशन उसका एक पार्ट है। जैसे मैंने जो पोर्शन पढ़ा था, अब उसको कुछ टुकड़े टुकड़े में अगर हम देखें तो रेड पेन या लाल पेन, माय फादर या मेरे पिता, तो पेन इज देयर, बट व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ दैट पेन या व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट पेन? तो दैट पेन इज रेड। तो वो पेन सिर्फ नहीं है, वो लाल पेन है। वो कैसा पेन है? लाल पेन है। वो पिता है, but the specific thing is he is my father। तो जहां पे हम पिता भी, हम पीता नहीं बोल रहे, हम पिता बोल रहे हैं, यह है प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अगर हम बोलेंगे मेरे पिता, तो ये गलत है, ये डिक्शन ये के लिहाज से गलत है, ये मेरे पिता है। सो डिक्शन इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स various style of talking or various impact of various regional effect। जैसे हम घर में बोलते हैं, अपने आसपास बोलते हैं,
उससे जूझना पड़ता है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन आप 2 महीने में सीख जाए, डिक्शन सीखने में सालों लग सकते हैं अगर आप अवेयर नहीं है तो इट इज अ लार्जर अम्ब्रेला एज आई हैव सेड। सो अब एक और एग्जांपल है, ठीक है, डिक्शन को थोड़ा समझाने के लिए एक और एग्जांपल है, मैं इसको पढ़ रहा हूं, जस्ट सेकंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तब देश उनकी 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा था। अब इसमें क्या है, अब जब ये पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और वो क्या कर रहे थे, जब क्योंकि ये एक समय को बता रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया, तब देश उनकी 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा था। जन्म वर्ष नहीं मना रहा, जन्म शताब्दी। तो अब ये क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कहते हैं, या जब 96 या 97 में जब मैं सीखने के दौर से गुजर रहा था अपने रंगमंच के दौरान, तो इन सारी बातों को छोड़ के सिर्फ एक बात कही जाती थी कि एम्फेसिस ऑन द मीनिंग। आप मीनिंग पे अगर जोर देंगे तो ये सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा जोर हमेशा इस पे रहता है कि आप डिक्शन सीखें, प्रोनाउंसिएशन आप एक थोड़ा सा भी अवेयर होंगे, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन डिक्शन सीखने में आपको बहुत समय लग सकता है, ठीक है। अब डिक्शन का एक और बहुत ही एग्जाम्पल, और जो हम कहते हैं मीनिंग पे जोर देना डिक्शन के नजरिए से, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे सालों पहले किसी ने दिया था, एक ये भोजपुरी का एक वर्ड है, भोजपुरी का एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसमें आप देखें एक ही, ऑलमोस्ट एक ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। सिर्फ मीनिंग चेंज होगा, एम्फेसिस, एक ही वर्ड में आप किस पोर्शन पे ज्यादा जोर देते हैं उससे मीनिंग बदल जाता है। जो भोजपुरी जानते हो, हिंदी बेल्ट के होंगे, उनको शायद ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं, करबा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब दैट पर्सन इज आस्किंग टू समवन कि विल यू डू दिस, करबा। तो आप देखिए कि इसमें ब पे ज्यादा जोर है। इसी वर्ड पे अगर दूसरे पोर्शन पे, अगर हम हिंदी में कहते हैं स्वराघात, अगर हम एम्फेसिस करेंगे तो उसका मीनिंग, उसका आंसर हो जाएगा करब। तो आप देखिए ऑलमोस्ट वर्ड वही है, बस एम्फेसिस देने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, करब, करब। तो आप देखिए कि डिक्शन कितना माइन्यूट है, कि वो सिर्फ एक सेंटेंस के वर्ड्स पे जोर नहीं, एक वर्ड के पोर्शन पे भी काम करता है, और वो मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। अलग अलग तरह के स्क्रिप्चर्स थे, बेसिकली वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो एक श्रुति परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रैवल करती थी, और उस तरह से जब मतलब लोग उसको सुन के, याद करके, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको ले जा रहे हैं, तो अब सोचिए उच्चारण, डिक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। और इसीलिए बड़े बड़े जो महर्षि हैं, बड़े बड़े जो आचार्य थे, उन्होंने इस पे बहुत जोर दिया, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि वही उसके कॉन्टेक्स्ट को, आपने सुना होगा ऐसे लोग बातचीत में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस तरह की चीज़ों में बहुत चीज़ें चलती हैं कि आप अगर किसी श्लोक का, किसी मंत्र का गलत तरह से उच्चारण करते हैं तो उसका गलत असर हो सकता है। मैं नहीं जानता ये सच है कि नहीं, लेकिन ये एक चीज तो जरूर बताता है कि प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा मैंने बताया, डिक्शन obviously it is a choice in use of words in speech or writing, even in writing,
but it is a way of speaking, usually judged in terms of prevailing standard of pronunciation, and so it is a way of speaking and pronunciation is a part of. अब अगर गूगल ट्रांसलेशन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे डिक्शन का मतलब होता है बोलने का ढंग, ऑब्वियसली। और मैं जब डिक्शन की बात करता हूँ तो उसमें कुछ चीजें हैं जिसका इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है जहाँ तक मीनिंग एक्सप्रेस करने की बात है। एक है उसमें एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया, वर्ब, वर्ब और प्रोवर्ब या कहें सर्वनाम। सो अब इसको हम जरा देखेंगे बारी बारी से और ये जानते हैं और हम इसको एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा समझेंगे। और वो इसकी शुरुआत होती है वेरी अर्ली, जब हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। और ये जब आप आज अगर काम करना शुरू करते हैं डिक्शन पे, प्रोनाउंसिएशन पे, और स्पेशली अब प्रोनाउंसिएशन की हम बात करेंगे, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जहां से हम शुरू कर रहे हैं, यानी जहां हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है और कहीं से नहीं। मतलब कि आज हम अगर हम सही से कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं या एंकर करना चाहते हैं या रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज हम अगर हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 1, 2, सेकेंड में, और वहीं से इसकी शुरुआत होगी। और कैसे होगी? और ये वाउल्स ही है या स्वर ही है जो आपके प्रोनाउंसिएशन को बेसिकली बनाता बिगाड़ता है। और क्या जो प्रोनाउंसिएशन है उसका और हमारे पूरे मुंह का, पूरे जो हमारा साउंड बॉक्स है, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है मुंह के अंदर, जो हमारी जीभ है, टंग है, जो हमारा तालु है, क्या इसको और हर जो स्वर है या हर जो अल्फाबेट है उसके रिलेशन को क्या हम मोटे तौर पे समझते हैं? मैं इसी को ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल उसका एक्सपर्ट होना, लेकिन क्या मोटे तौर पे हम मतलब समझते हैं क्या? वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन उस एलिमेंट जो सबसे हम 1 घंटे, आधे घंटे में जो समझ सकते हैं मोटे तौर पे, मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। अब जब हम क ख ग घ या इवन की ABCD और जहाँ तक अ से लेकर जो पूरा जो हमारा वाउल्स है या स्वर है, उसको मोटे तौर पे आप समझें, ये 2 डिवीजन हैं। और यही 2 डिवीजन हैं जो आपके प्रोनाउंसिएशन और उसके आगे जाके डिक्शन को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो या कुछ लोग जानते हो, लेकिन ये मोटे तौर पे आप ये समझिए कि हमारे जुबान, हमारे जो जिस तरह से हम बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह की डिमांड करता है हमसे। जब हम ये कहते हैं अल्प प्राण है और जब हम कहते हैं महाप्राण है, तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग तरह के एफर्ट की मांग करता है, अलग अलग तरह के एफर्ट की बात करता है। जितना जोर हमें क बोलने में लगता है, उससे 2 गुना जोर हमें ख बोलने में लगता है। ये एक बड़ा डिफरेंस। जितना जोर हमें च बोलने में लगता है, उससे 2 गुना समय या कहें एफर्ट हमें छ बोलने में लगता है। और जब हम ये एफर्ट नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक रीजन से आते हैं, हर कोई एक रीजन से आता है, और वहाँ लैंग्वेज का अपना फ्लो है। और लैंग्वेज जैसे हमने वो अभी भोजपुरी का वो हमने एक्सप्रेशन देखा था, तो वहाँ एक अलग ट्रेडिशन होता है, पॉज पंचेस का अलग ट्रेडिशन होता है। जैसे अगर आप हिंदी में देखेंगे घोष अघोष का, ठीक है, वो एक अलग पूरी उसकी व्याख्या और पूरा उसका अलग फील्ड है। लेकिन मोटे तौर पे हम जितना एफर्ट जिस वर्ण या कहें जिस अल्फाबेट को बोलने में लगाना है, वो हम नहीं लगाते।
उसके पीछे बड़ा एक पूरा ट्रेडिशन होता है, पूरी फैमिली, पूरी रीजन का पूरा होता है। यहाँ गलती होती है, यहीं पे गलती होती है। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, थोड़ा पीछे जाके फिर मैं आपको। हाँ, याद देखिए, सुबह है, सुबह है, हाँ जो है हमसे इतना एफर्ट की मांग करता है कि उसके लिए आपको बड़ी मेहनत कर पाए। सुबह, हाँ, हाँ बोलने में इतना एफर्ट लगता है, सुबह, लेकिन वो सुबह सुबह हो जाती। आज सुबह सुबह मैंने चाय पी, वो ह की जगह वो अ हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि एक तो हम जानते, मतलब एक तो हमें जानकारी नहीं होती, दूसरा हमारा एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है, और तीसरी चीज कि हम उस एफर्ट को लगाने के लिए क्या हमारी प्रैक्टिस है, क्या हमारी वो तैयारी है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। और जैसे कि सुबह सुबह का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और उसमें ऑब्वियसली उसमें जो मात्राएं हैं और उसका एक पूरा पूरा वो पूरा ट्रेडिशन है, पूरा एक उसका ग्रामर है। मैंने कहा कि क्या आप अपने मुंह को, अपने जो थ्रोट को क्या समझते हैं, और किस चीज को कहाँ पे जोर देना है, और किस चीज की जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या आप इसको समझते हैं? अगर समझते हैं या समझने की शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं से एक तरह से आपने आधी लड़ाई जीत ली। आपने देखा होगा बहुत से सिंगर, और खासकर क्लासिक्स, हिंदी क्लासिक या हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर्स को अगर आपने देखा होगा तो कभी आलाप लेते हुए या गाते हुए वो अपने कानों पे हाथ रखते हैं, कानों पे हाथ रखते हैं, और उस दौरान वो गाते हैं। क्यों रखते हैं कानों पे? एनीवन? राहुल है हमारे साथ, राहुल बताना चाहोगे क्यों रखते हैं, या कोई भी एनीबॉडी? सर वो सूर्य लगाते हैं तो वो ऊपर और नीचे वो जो इसका ट्रांस होता है, तो शायद सर उस वजह से। आज मैं सर उतना नॉलेज मुझे है नहीं। नहीं ठीक है, मतलब इसमें गलत सही की बात नहीं है, हम सब लोग सीख ही रहे हैं, तो इसमें कोई वो, मैं बस एक एक्सप्रेशन लेना चाहता हूँ कि आम लोग जो इतना डीप नहीं जानते कि आखिर वो उस एक्सप्रेशन का सर जहाँ हाँ, ध्यान लगा सके, कोई एम्बियंस, कोई नॉइस उनको डिस्टर्ब ना कर सके, मतलब उनका जो वो बोल रहे हैं शायद में। सर वो अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान लगाते हैं। हाँ जी, उनका स्वर कितना ऊंचे जाता है और कितना नीचे ठीक जाता है, है, और कितना स्पष्ट वो बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा सब सही है। एक चीज और आपने देखी होगी कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है तो जो सिंगर है या फिर जो वॉइस ओवर कर रहा है वो भी एक लगाते हैं, वो भी माइक्रोफोन सॉरी स्पीकर लगाते हैं, अपने हेडफोन लगाते हैं, ठीक है। तो जो कानों पे हाथ रखते हैं सिंगर, और जो हाँ, कि ताकि बाहर की कोई आवाज उन तक ना आए डिस्टरबेंस के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, तो वही मैं बता रहा हूँ। कानों पे क्यों हाथ लगा? अगर डिस्टर्ब होने की बात है तो दोनों कान पे हाथ लगाएं, एक कान तो खुला ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज स्टूडियो में भी हेडफोन पहनते हैं सिंगर, और जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो पहनते हैं। इसका रीजन ये है, ठीक है, आप सब सर वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ताकि वो अपनी आवाज सुन सके और उस पे ध्यान दे सके कि मैं कैसा गा रहा हूँ या फिर कैसा बोल रहा हूँ। मे बी बहुत उच्चारण पे ध्यान देते होंगे। नहीं सही है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि वो अपनी आवाज सुनते हैं, वो अपनी आवाज सुनना चाहते हैं जब वो गा रहे हैं, और जब वो या फिर स्टूडियो में गा रहे हैं या कहीं भी गा रहे हैं, वो अपनी आवाज सुनते हैं। और शायद सुनना ही सबसे बड़ी चीज है जब हम प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन की बात करते हैं। आम तौर पे हमारे लाइफ में क्या होता है, जो हम आम तौर पे बोलते हैं,
हम सुनते नहीं अपनी बात, हम अपनी आवाज ही नहीं सुनते, और जब हम अपनी आवाज नहीं सुनते सही से तब हम वहां पे गलतियां करते हैं। तो मतलब जैसे कि एक बहुत आसान सा एक्सरसाइज है कि जो आम लोग करते हैं कि हाँ, जो अब सुधारना चाहते हैं अपने डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन को, वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं और बार बार सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। तो मतलब ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि डिक्शन और प्रोनाउंसिएशन की जब बात आती है सुधारने की बात, और बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे मैंने बताए और अभी बताऊंगा, तो हम सबसे पहले खुद सुने, और जब खुद सुने और फिर सुनाए तो गलती इसलिए भी होती है कि हम सुनते नहीं। ठीक है, एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है ह्रस्व और दीर्घ का। हिंदी में स्पेशली, हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, जो एक पीस मैंने पढ़ा था, उसमें था कि भाई झूलना होता है, झुलना नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए बहुत आसानी से कि कैसे उसमें छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा का फर्क है। तो क्या हम ह्रस्व दीर्घ को समझते हैं और लैंग्वेज में क्या उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं? राजनीति, ठीक है, कुछ रीजन है, यूपी में एक रीजन है खासकर, मुझे लगता है अवध और उसके बाद पूर्वांचल के बीच का इलाका है, वहां से जो लोग आते हैं वो राजनीति बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो त पे जो छोटी ई की मात्रा है उसको एक तरह से भूल जाते हैं, या फिर उसको, या उनकी आदत में होता है वो उसको नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए है कि क्या हम ह्रस्व और दीर्घ उसको ध्यान में रख के क्या स्पीच अपना बोलते हैं, क्या उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, खासकर जो संयुक्ताक्षर होते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा होगा, जो तीसरी वाली लाइन है, कि उसमें क्ष है। ठीक है, क्षमा, या हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्ष से क्या होता है, क्ष से कोई बताए मुझे वर्ड, क्षत्रिय, शरबत, छतरी। तो ये छतरी है, छतरी अम्ब्रेला है, छतरी, ये अम्ब्रेला नहीं है, छतरी नहीं है। ठीक है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। अब क्या है कि क्ष को अगर हमें मैंने बोला ना कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको क्लास 2 में, क्लास 1 में जाना पड़ेगा। वहीं पे सिखाया जाता है कि क्ष है ये, और क्ष जो है संयुक्ताक्षर है, जो आधा क और पूरा श तालब्य श से मिलके बना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्ष। तो जब हम उच्चारण करते हैं क्ष का, क्षमा का, क्षत्रिय का, तो उसमें आधा क का भी साउंड है और तालब्य श पूरा श का भी साउंड है। इसको सीखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि जब हम रिक्शा बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग शायद क्ष नहीं बोल पाते, लेकिन रिक्शा बोल लेते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो तालब्य श का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते वो रिक्शा बोलते होंगे, रिक्शा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिक्शा नहीं बोलते हैं तो रिक्शा बोलते हैं, तो यही क्ष है। ठीक है, तो यही क्ष है जिसमें क और श का साउंड है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हम सारे संयुक्त अक्षरों की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते यहाँ पे, तो लेकिन मतलब ये है कि जिस तरह से हम ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, जिस तरह से हम छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ठीक है, अ आ और बाकी चीजों को हम समझ रहे हैं, उसी तरह से हमें संयुक्ताक्षर के स्ट्रक्चर को समझना। अब हमने अगर स्ट्रक्चर समझ लिया कि क्ष होता है, तो शायद हम इसको एक समय के बाद प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। तो सबसे पहले सुनना, फिर उसकी जानकारी रखना। जब हमें पता ही नहीं होगा कि जो क्ष है वो आधा क और श मिलके बना है, तो हम उसको समझने में शायद बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ह्रस्व दीर्घ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है, अब एक बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल है
कि रेल ट्रैक, तो उस जो रेल ट्रैक है उसको हम क्या बोलते हैं? आमतौर पे हम बोलते हैं उसको पटरी, ठीक है, आमतौर पे हम उसको रेल पटरी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम रेल पटरी बोलते हैं, ठीक है, और तो उसमें आदतन हम ऐसा करते हैं कि ट को हम हाफ, आधा या हलंत लगा देते हैं हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो पटरी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम उसको रेल पटरी बोल सकते हैं? हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस की वजह से या ऐसे चूंकि हमारी आदत नहीं है उस वजह से हम जो है वो गलतियां दोहराते रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जो नेजल है वो नेजल क्वालिटी की मांग करते हैं, तो क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं? इसको लेकर बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या जो और उस नेजल का हम पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। खासकर अनुनासिक जो शब्द होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, एक बहुत कॉमन गलतियां होती हैं वो खासकर कि क्या हम अपने होठों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलतियां क्या होती है जहां भी ओ का प्रोनाउंसिएशन आता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मॉल, जैसे डॉक्टर, जैसे बॉल। तो आप देखें कि कुछ रीजन में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी वजह से समस्या ये होती है कि वो शब्द का मीनिंग, जैसे दिल्ली में जो पंजाबी रीजन या पंजाबी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब नहीं होता, उनके बल्ब होता है, ठीक है। तो उनके लिए पार्क नहीं होता, उनके लिए पार्क होता है, ठीक है। बहुत से यूपी का एक रीजन से लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए जो शॉपिंग मॉल नहीं होता, उनके लिए शॉपिंग मॉल होता है वो, ठीक है। तो आप सोचिए कितना मीनिंग के बीच में कितना डिफरेंस आ जाता है और कितनी चीजें हो जाती हैं, और सिर्फ इसलिए होता है कि चूंकि हम उन चीजों को लेके अवेयर नहीं होते हैं। और एक शाश्वत समस्या मैं उसको बोलता हूँ खासकर, और ये हर रीजन में के लिए है, ठीक है, और वो है ये 3 श के बीच का फर्क समझना। देखा हम सब लोगों ने, मेरे टीचर ने मुझे स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ाया कि भाई ये दंत से है, ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है, ठीक है। तो लेकिन तीनों के बीच का जो फर्क है वो खुद भी नहीं जानते थे, ठीक है। उनके लिए तीनों स है, लेकिन एक दंत स है, एक तालव्य स है और एक मूर्धन्य स है, ठीक है। तो हम सब देख रहे हैं कि इसके बीच में जब दिखने में अंतर है, लिखने में अंतर है, ठीक है, और अलग अलग शब्दों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इसका बोलने में भी फर्क है। तो क्या स, श, अश, क्या इसके बीच का अंतर हम समझ रहे हैं? क्या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ क्या क्षमा और धनुष, यानी तालव्य श और मूर्धन्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श का सुनने में हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता हो, लेकिन इनके बीच का भी फर्क है। क्योंकि जैसा कि हमने, मैं जरा उस पे आता हूँ वोकल कॉर्ड्स पे, ठीक है। तो आप देखें जहां मूर्धन्य लिखा है, ठीक है, और जहां तालव्य लिखा है, ये these two places are different। और जब हम अपने टंग का इस्तेमाल उन जगहों पे ले जाके करते हैं, तालव्य श और मूर्धन्य श, तो वो साउंड अलग है, ठीक है, साउंड अलग है। तो लिखने में भी फर्क है, साउंड भी अलग है, ठीक है, और अलग अलग उसकी मीनिंग भी है, ठीक है। तो ये बस एक आपके लिए वो एरियाज हैं वो जहाँ पे हमें मोटे तौर पे काम करने की जरूरत है। अब एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग वो है, पूरा एरिया है जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ, और वो है नुक्तों का, ठीक है। ये एक पूरा अलग फील्ड है, एक पूरा अलग
एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जो अब ये मांग करता है, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं। मैं बेसिकली नुक्ते पे बात कर रहा हूँ। और जो हमने देखा था कि जो जब तेज हो गया था, ठीक है, तो हिंदी की वर्णमाला में मोटे तौर पे ये 5 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जहां नुक्तों का इस्तेमाल होता है। क है, ख है, ग है, ज है, फ है, ठीक है। 5 ही हैं, अभी तो 5 ही हैं, वैसे इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन क्या हम 5 ही समझ सकते हैं। तो ये राज नहीं है, राज है। ये नजर नहीं, नजर है। ज्यादा नहीं, ये ज्यादा नहीं, ज्यादा है। ये मरीज नहीं, मरीज है, ठीक है। तो सिर्फ 5 हैं, इसमें बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। लेकिन क्या इन 5 का भी इस्तेमाल हम करते हैं? क्या उसके डिफरेंसेस को क्या देख पाते हैं? तो ये क नहीं है, ये क है। तो ये खाली नहीं है, ये बिल्कुल खाली नहीं है ना, ये खजाना है। ये खाली है और ये खजाना है और ये ख्वाब है। उसी तरह से ग के बारे में हम देखें, ये बिल्कुल ही गलत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गैर वाजिब नहीं है, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। ये बिल्कुल भी गजल नहीं है, बिल्कुल गजल है। हालांकि ज पे भी नुक्ता होना चाहिए, जिसने भी बनाया उसने एक और गलती कर दी, ज के नीचे नुक्ता नहीं लगाया। तो मिर्जा गालिब तो बिल्कुल नहीं है, मिर्जा गालिब है। मिर्जा गालिब। और एक हमारा फ रह गया, ठीक है। तो ये फिर तो बिल्कुल नहीं करना है, ये मतलब ये तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना है कि फिर हम जाएंगे तो करेंगे। ये फिर हम जाएंगे तो करेंगे। ये फ के नीचे ये बिंदी लगी है, ठीक है। तो हम फोन उठाते हैं और फसल काटते हैं और फांसी पे चढ़ाते हैं, और फल होता है, ठीक है, फल नहीं होता है। फूल तो होता है लेकिन फूल नहीं होता है। तो फूल तो मूर्ख होता है और फूल तो फ्लावर होता है, ठीक है। और उसी तरह से सफल तो हम नहीं होते, सफल जरूर होते हैं, और सफल होते हैं और सफल नहीं होते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मतलब मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब एक एक चीज को प्रैक्टिस करने में और जब चीजें याद करने में और उसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने में जो एक पूरी जर्नी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो आप देखें, साउंड को अगर समझ सकते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड वक्त है। ऑब्वियसली ये एक क्लास की तो क्या मैं कहूँगा, ये तो साल भर और 2 साल 3 साल लग जाते हैं इस पूरे को तब भी मास्टरी नहीं होती, क्योंकि ये इतनी एक समंदर की तरह है। मैं ये कहता हूँ ये एक पूरा समंदर की तरह है। मैं आज भी कई चीजें ऐसी आती है, अरे ये तो ऐसे बोला जाता है आज भी। मतलब मुझे 16-17 साल हो गए और रंगमंच को भी जोड़ लें तो अच्छा ये ऐसे बोला जाता है। एक और एरिया जिसकी तरफ मैं ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा कि गलती होने का एक बड़ा कारण ये होता है, बड़ा रीजन ये होता है कि बोलते बोलते हमें पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है, कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे बिल्कुल रुकना है, कहाँ से नया स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कई बार आप गाने सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने जिसमें बहुत आलाप है, जिसमें आप ढूंढने लगेंगे कि इसमें सिंगर ने सांस कहाँ ली होगी, ठीक है। तो उसी तरह से उसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। और वो हमारे जिन्होंने ग्रामर बनाया है, जिन्होंने भी ग्रामर सालों पहले बनाया है, हजारों सालों पहले, उन्होंने इस बात को समझा कि सेंटेंसेस को बीच बीच में तोड़ दिया जाए, और उस तोड़ने के लिए अलग अलग सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अल्प विराम, पूर्ण विराम और बाकी अलग अलग तरह के आप देख रहे हैं। ये मीनिंग के लिहाज से इसका अपना एक रोल है,
लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से इसका एक अपना सबसे बड़ा रोल है कि यही वो जगह है जहाँ पे हमें रुकना है, जहाँ पे हमें सांस लेनी है, जहाँ पे जो अगला वर्ड है, जो अगला जिसको हम प्रोनाउंस करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करनी है। तो अब इसका आई विश कि कुछ और समय होता तो मैं कोई एग्जांपल और देता। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूँ। कोई वेबसाइट खोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबर देखकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैर कानूनी विरोध के जरिए बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। तो ये कॉमा या फुल स्टॉप इसीलिए है, वहां पे आप सांस लें, वहां पे आप सांस चुराएं, एक्टिंग में कहते हैं। जब मैंने एक्टिंग और उसकी ट्रेनिंग ली थी तो उसमें यही कि आप कैसे बीच में वक्त आपको सांस लेने का, सांस चुराने का वक्त मिलता है। या सिंगर जब गाता है तो वो ऐसी जगहें ढूंढता है जहाँ पे सुर बिगड़े बिना वो सांस ले ले या सांस चुरा ले। ठीक है, तो हम क्या स्पीच, जब हम स्पीच या कहें जब हम बोल रहे हैं या जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं लैंग्वेज के जरिए, तो क्या हम उन जगहों के बारे में जानते हैं? क्या हमारी वैसी प्रैक्टिस है? तो ये मोटे तौर पे कुछ, मैं इतना चीजें बताने के बाद भी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दीज आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मोटे तौर पे गलतियां हम करते हैं, चाहे नुक्ते की गलतियां, ह्रस्व, दीर्घ, तलब, दंस। ठीक है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है। डिक्शन को तो हमने शायद उस तरह से छुआ नहीं, सिर्फ मैंने एक परिचय कराया है कि डिक्शन का एक बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम प्रोनाउंसिएशन समझ लेते हैं उसके बाद अगला स्टेप डिक्शन को लेकर है। ठीक है, सो ये मोटे तौर पे है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है जिसको जरूर ध्यान देना है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में चीजें दो है एलिमेंट, सुनो और समझो। सुनो, समझो और उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, तो सुनने के लिए अलग अलग तरीके हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो पूरे प्रैक्टिस के बारे में है, कभी मौका मिला तो फिर करेंगे उस पर काम। तो सबसे पहले सुनना, अपने आप को सुनना। लेकिन अब अपने आप को आप कैसे सुनेंगे? बार बार, उसके लिए बार बार बोलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा उसका उपाय है, रिकॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, अब तो सबके पास फोन है, सब में रिकॉर्डिंग है, और उसको खुद से सुनना और किसी और को सुनाना जो उसके बारे में आपको बता सके। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और मोटे तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि आप कोई भी रीडिंग पीस पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें। जोर जोर मतलब चिल्लाना नहीं। ये जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन बेसिक ये हैं जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक है। तो इसको पढ़ें बार बार, ठीक है, समझें, और उसके बाद फिर प्रेजेंट ऑब्वियसली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और मोटे तौर पे इतने समय में हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, और वही मैंने कोशिश की है। धन्यवाद, थैंक यू। और अरुणेश जी, अब आपके पास। जी ओपी जी, मैं यही कहूँगा कि भाषा विज्ञान की जो समुद्र है ना, उस समुद्र में आपने बहुत से मोती निकाल करके इतने अल्प समय में, यानी केवल 1 घंटे के समय में ही आपने बहुत बड़े बड़े मोती निकाल करके हमारे सारे छात्रों को बताया है। ये समझना बेहद जरूरी है ना। और बल्कि मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव आल्सो लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग योर लेक्चर, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर मतलब आई फील माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। क्योंकि वास्तव में जिस तरीके से, हालांकि बेहद कम समय में, क्योंकि आपने जो भी बताया है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, और हर एक इंसान को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे खुद का प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा सुधार की कोशिश जारी है। तो हमारे छात्रों के साथ भी वही है। इसलिए मैंने ये कॉम्प्लीमेंट आपको दिया कि आप हमारे जो है
दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं। इस लेक्चर में खास तौर पर इसमें मुझे ऐसा लगा, तो बाकी छात्रों को भी बेहद अच्छा लगा होगा। अब समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं यही कहूंगा कि एक दो सवाल हम जरूर ले लेते हैं, और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका स्पेशलाइज्ड लेक्चर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन पर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए हम बिल्कुल, और उसमें क्या होंगे कि लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, यानी बीजेएमसी फर्स्ट ईयर के साथ कभी कर लेंगे, कभी सेकंड ईयर के साथ, कभी थर्ड ईयर के साथ, मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा के साथ। तो ऐसे में क्या है कि जो स्टूडेंट्स सच में अपना प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन सही करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है, कि उनका आपका अलग से भी लेक्चर करवाया जाए। तो मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा, बहुत सारे सवालों की जो है लिस्ट आ गई है मेरे पास, और उसका वजह ये है क्योंकि समय कम है, और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आपको अपने चैनल भी जाना होता है, तो वहां भी आपका काफी काम है। तो इसमें मीनल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूरा लेक्चर इसी बात पर था कि हाउ कैन वी इम्प्रूव डिक्शन स्किल्स। तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काफी टिप्स दिए हुए हैं। और चारवी का भी सेम क्वेश्चन है, पावनीगर का है कि हाउ इज वॉइस मॉड्यूलेशन डिफरेंट फ्रॉम डिक्शन, इज इट ए पार्ट ऑफ डिक्शन ओनली। ओपी जी, ये सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन पावनी? मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं? मॉड्यूलेशन इसीलिए करते हैं कि हम मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकें। मॉड्यूलेशन इसीलिए हम करते हैं कि जो उस लाइन का मीनिंग है, जिस कॉन्टेक्स्ट में है, उसको हम सामने रख सकते हैं। बॉटम लाइन एक ही है, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना, उसका अर्थ समझना। तो अगर हम सही तरह से मॉड्यूल कर रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं लाल पेन बोल रहे हैं, लाल पेन नहीं बोल रहे हैं, लाल पेन। आज बहुत बारिश होगी, हम ऐसा नहीं बोल रहे, हमें बोलना आज बहुत बारिश होगी, ठीक है। तो बहुत क्या है, वो एडजेक्टिव है बारिश का यहाँ पे, ठीक है, या वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मॉड्यूल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत बारिश होगी, हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं ना। तो हम मॉड्यूलेशन तो इसीलिए कर रहे हैं कि उसका मीनिंग आगे सामने आ पाए। तो मॉड्यूलेशन इज अ पार्ट ऑफ डिक्शन, ठीक है। डिक्शन ही मतलब है कि हम किस तरह से बोलने का हमारा तरीका है, जो बोलने का तरीका सही है तो मॉड्यूल करेंगे। तो या मॉड्यूलेशन इज अ पार्ट ऑफ डिक्शन एंड डिक्शन इज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग। थैंक यू। राहुल का एक सवाल है कि क्या क्या वो एक्सरसाइज हैं, वर्कआउट्स हैं जो हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी के प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन की बात की है, इंग्लिश के लिए भी कोई स्पेशल अलग से लेक्चर कर लेंगे। और लास्ट में एक सवाल, ये सवाल नहीं है बल्कि ये कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है इनको मौका जरूर देना चाहिए। अभिषेक मिश्रा जी, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए। जी सर, आपने कहा था कि जो वो गाने में कान लगा के बोलते हैं, उससे कुछ लोगों ने कहा कि शायद आवाज की वजह से। हमें नहीं लगता कि वो आवाज की वजह से, अगर आवाज की वजह से होता तो दोनों कान में लगाते। और दूसरी बात ये है कि ये कहीं संस्कृत, मतलब उसकी पीछे कारण क्या है हाथ लगाने का? कहीं ये संस्कृति तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारे गाने में ऐसा होता हो? जैसे कि जब हम माइक लगाते हैं दोनों कान में, तो वो क्यों लगाते हैं? ये सारा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्लियर कीजिए सर। मैंने ये बताया भी, उसी समय मैंने बताया, दरअसल में कानों पे हाथ रखकर हम अपनी आवाज बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। आप सुने या इसके बाद आप अगर बोल रहे हैं, अगर कानों पे आपने हाथ लगाया, उसको बंद किया, तो आप अपनी साउंड, अब अपनी साउंड होता क्या है कि जब हम, आप स्ट्रक्चर समझिए, जब हम बोलते हैं तो उस साउंड का कुछ पार्ट हमारे जो है ना कानों के पास भी पहुंचता है, वो इंटरनली इस तरह से मैकेनिज्म है। ये माइंड सेट तो नहीं है कहीं? माइंड सेट नहीं है? जैसे आग जल रहा होता है, हम आग में हाथ नहीं डालते, क्यों? हाथ नहीं हमारा कहता है कि हाथ में डाले, लेकिन हमारा माइंड कहता नहीं हाथ मत डालो जल जाएगा। कहीं ये माइंड सेट तो नहीं बन चुका है? नहीं, इसका रीजन अभिषेक मिश्रा, सॉरी टू इंटरप्ट यू ओपी जी, प्लीज बी अ गुड लिसनर, ओके। यहाँ पर आपको डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस टॉक एक बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि आपके पहली बात आपने ध्यान से सुना ही नहीं था पूरा लेक्चर, इसका मतलब क्योंकि ओपी जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया था कि हम कान सिंगर क्यों लगाते हैं या वीओ आर्टिस्ट क्यों कान पे लगता है, ताकि आप अपनी आवाज को खुद सुन सकें।
महसूस कर सकें कि हमने कहाँ पे क्या गलतियां की हैं, ठीक अपना है। गलतियों और को दूसरी बात सुधार ये, कर फिर रहे आप क्रॉस टॉक कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये कि आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके बाद जब फेस टू फेस लेक्चर होगा या कभी ऑनलाइन लेक्चर हम जी डिक्शन सर। प्रोनाउंसिएशन का आप लोगों के साथ कराएंगे फर्स्ट ईयर के साथ में, जी सर, तब बिल्कुल आप अच्छे से बात कर लेना। जी ओपी जी, आप अपनी बात संक्षेप में रख सकते हैं। हाँ, यही है दरअसल में, हम अपनी बात ही, अपनी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और यही उसका एक तरीका होता है, और इसीलिए वो कान पे हाथ रखते हैं। यही बेसिक फंडामेंटल उसका रीजन है। बस, थैंक यू। अशरफ भाई कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं ओपी जी आपके लिए। जी अशरफ भाई। जैसे अरनेश भाई ने कहा कि बहुत ही शानदार जो ये टिप्स आपने दिए इन बच्चों को, हमें लगता है कि प्रोजेक्ट जब ये लोग करेंगे, ऑडियो में आपकी कुछ, हाँ, जब ये लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो आपने बारीकियां बताया कि सौ का इस्तेमाल कैसे करना है, तालाब सौ का इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे भोजपुरी वाला जो वर्ड आपने बताया, हमें लगता है ज्यादातर बच्चे हैं वो यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, तो हमें लगता है कि ये जो दो शब्द करवक ही ना और अब ये जो कैची वर्ड है, हमें लगता है कि सारे लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ये जो बारीकियां आपने बताया, हमें लगता है कि बहुत ही शानदार लोगों के लिए रहा, और खासतौर पे अरनेश भाई ने कहा ही, पूरे आइसम परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ओपी जी की, इतने शानदार आपने लेक्चर बच्चों के लिए। चलिए, तो आखिर में पल्लवी श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। जी पल्लवी, संक्षेप में आप बिल्कुल 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मीडिया लाइन में हिंदी और इंग्लिश में से सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए? पल्लवी, आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, या आप जिस लैंग्वेज को लेकर ज्यादा कंफर्ट हैं, जिसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऑन एयर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना चाहिए। और लेकिन प्रोफेशनली मैं बताऊं, आज वो समय है जब एक बाइलिंगुअल की डिमांड या मांग ज्यादा है। अगर आप बाइलिंगुअल बन सकते हैं तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। बाइलिंगुअल जब मैं बोलता हूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब होता है। तो एक तो कंफर्ट जिसमें आप हैं, जिस पे ज्यादा एक्सपर्टीज आपकी है, ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी। पूरे आइजोन्स फैमिली की तरफ से दिल से आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा, और आपसे संवाद का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ओपी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से much, मिलके मुझे बहुत बढ़िया लगा, और ये ऐसी चीज है जो मेरे साथ बहुत सालों से है और जिस पे मैं लगातार काम करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, so we will meet you again at 2:30 p.m. for the next special lecture. Okay, till then, take care. Goodbye.